क्रांतिकारी एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्त स्नेहलता रेड्डी का क्या था गुनाह? इंदिरा गांधी ने जेल में स्नेहलता को क्यों डराया? क्या था बड़ौदा डायनामाइट केस? नरक का अनुभव, स्नेहलता ने जेल में क्या क्या सितम सहे? 8 महीने की कैद, टॉर्चर और फिर अटूट हौसला। स्नेहलता कैसे बनी आपातकाल की पहली शहीद? जेल से रिहाई के 5 दिन बाद मौत, हार्ट अटैक या हत्या, क्या सच है नंदना रेड्डी का दावा? आज हम जिस फिल्म एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो इतनी काबिल थी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें महान मानती है। उनकी कमाल की फिल्मों को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि इंडियन सिनेमा के 111 सालों के इतिहास में वे एक लौती ऐसी एक्ट्रेस है जो शहीद हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि वे शहीदी दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि अपनी ही सरकार के हाथों हुई। आज हम आपके लिए फेमस एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आए हैं। स्नेहलता रेड्डी, जिनकी भारत सरकार ने करवा दी हत्या, तड़पा तड़पा के मारा स्नेहलता रेड्डी को। मगर क्यों? जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, स्नेहलता रेड्डी का जन्म साल 1932 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार क्रिश्चियन था। वैसे पीढ़ियों से वो लोग हिंदू थे, लेकिन स्नेहलता के पेरेंट्स ने ईसाई धर्म अपना लिया था। स्नेहलता का बचपन बड़ी ही मुश्किलों और कष्टों में बीता। इसी वजह से बचपन से ही वो बड़ी बगावती और क्रांतिकारी विचारों की बन गई थी। जब वे पढ़ने के लिए कॉलेज में पहुंची तब तक उनका जहन पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो चुका था। इसीलिए विरोध के तहत उन्होंने अपना क्रिश्चियन नाम बदलकर इंडियन नाम रख लिया। क्रिश्चियन कपड़े बदलकर इंडियन कपड़े पहनने लगी। आंदोलन में हिस्सा लिया, मोर्चे निकाले और जेल भी गयी। स्नेहलता कॉलेज में पढ़ने के दौरान लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फ्रीडम बेस्ड ड्रामास किया करती थी। इसी वजह से धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने एक मशहूर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और थिएटर आर्टिस्ट बन गई। जिस थिएटर ग्रुप में वे काम करती थी उसके शोज पट्टाभिरामा रेड्डी को बहुत पसंद थे। पट्टाभिरामा एक कन्नड़ तेलुगु फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें थिएटर देखने का बहुत शौक था। कई बार अपनी फिल्मों के लिए एक्टर्स भी वे थिएटर से ही चुनते थे, क्योंकि थिएटर देखने के लिए वे अक्सर आते थे। इसीलिए स्नेहलता और पट्टाभी की आपस में अच्छी जान पहचान हो गई। धीरे धीरे पट्टाभी को मालूम हुआ कि स्नेहलता सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करती, वे स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, यहाँ तक कि डायरेक्शन भी कर सकती है। वही स्नेहलता को भी धीरे धीरे पता चला कि पट्टाभी के थॉट्स काफी हद तक उन्हीं के जैसे हैं, खास तौर से सोशल कंसर्न्स को लेकर। एक जैसे ओपिनियंस के कारण दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये गहरी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दोनों ने अपने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहलता भी फिल्मों में काम करने लगी। वैसे उनकी फिल्में मोस्टली टैबू सब्जेक्ट पर बेस्ड होती थी और उनमें समाज की कुप्रथाओं को दिखाया जाता था। साथ ही उनको दूर करने का रास्ता भी सुझाया जाता था। हालांकि इसी वजह से उनकी फिल्मों का बहुत विरोध भी होता था। दोस्तों, 1971 में स्नेहलता रेड्डी की एक फिल्म संस्कारा रिलीज हुई थी, जिसे कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक कहा जाता है और ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। इसकी रिलीज को लेकर ऐसा बवाल मचा कि खुद सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज को तकरीबन 4 साल तक लटकाए रखा। आखिर में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब ये फिल्म रिलीज हुई और रिलीजिंग के बाद फिल्म पर अवार्ड्स की बारिश हो गई। दोस्तों, जहाँ कहीं भी सोशल कंसर्न और प्रॉब्लम्स को लेकर सेमिनार होते, स्नेहलता उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, समाज की कुप्रथाओं पर रोक लगाती, पक्की फेमिनिस्ट और लड़का लड़की एक समान की प्रमोटिव। इसी वजह से एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ स्नेहलता रेड्डी की छवि एक सोशल एक्टिविस्ट की भी थी। वैसे स्नेहलता और उनके पति पट्टाभी दोनों ही सोशलिस्ट विचारधारा से बड़े इन्फ्लुएंस थे। इसीलिए देश के नामी ग्रामी सोशलिस्ट लोगों से उनकी पहचान थी। इन्हीं में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे मशहूर समाजवादी नेताओं में से एक हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ स्नेहलता की बहुत गहरी और बहुत सालों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और ये बात बड़ी मशहूर थी। लेकिन स्नेहलता को मालूम नहीं था कि जॉर्ज के साथ उनकी ये दोस्ती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, 25 जून 1975 की रात 12 बजे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना फैसला सुना दिया। देश में आपातकाल लगा दिया, जिसके तहत पूरे देश में हर इंसान की जबान पर सरकार के खिलाफ बोलने की पाबंदी लग गई।
देश की तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को कस्टडी में लेकर जेल में डाल दिया गया, मगर महीनों गुजर जाने के बाद भी जॉर्ज अब तक हाथ नहीं लगे थे और इंदिरा को डर था कि अगर जॉर्ज बाहर ही रहेंगे तो जरूर कोई न कोई परेशानी खड़ी करेंगे। वही इंदिरा गांधी को स्नेहलता और जॉर्ज की पक्की और गहरी दोस्ती का पता था, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पर शिकंजा कसने के लिए उनकी दोस्त स्नेहलता पर पंजा मारा। 27 अप्रैल 1976। स्नेहलता को मालूम नहीं था कि ये वो तारीख है जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। दरअसल 27 अप्रैल 1976 की शाम स्नेहलता और उनके पति पट्टाभी बेंगलोर से मद्रास के लिए निकले। उन्हें वहाँ कुछ काम था। वे अभी मद्रास पहुँचे भी नहीं थे कि तकरीबन आधी रात के वक्त उनके बेंगलोर वाले घर का दरवाजा खटका। स्नेहलता के बेटे कोणार्क ने अंदर से पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, टेलीग्राम। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए घर के अंदर घुस गए और फिर पूरी रात स्नेहलता के पूरे परिवार से पूछताछ करते रहे। पूछताछ के नाम पर उनके परिवार को तरह तरह से तंग और परेशान करते रहे। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने स्नेहलता के छोटे बच्चों और उनके बूढ़े अम्मा अब्बा तक को नहीं छोड़ा। एक पड़ोसी ने किसी तरह से स्नेहलता को टेलीफोन के जरिए जानकारी दी कि उनके घर में यहाँ क्या हो रहा है। स्नेहलता ने उससे कहा वो जल्द से जल्द घर पहुँच रही है। उसी रात स्नेहलता और पट्टाभी वापस बेंगलोर पहुँच गए। घर से उनकी गाड़ी थोड़ी ही दूरी पर थी कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उसी वक्त गाड़ी से उतारकर उन्हें अपने साथ कॉल्टन हाउस ले गए। वह पहुंचते ही पट्टाभी को विदा कर दिया गया और स्नेहलता को कैद कर लिया गया। इसके बाद के 3 दिन बेहद चिंता में गुजरे। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि स्नेहलता के साथ आखिर हो क्या रहा है। 1 मई 1976 को पट्टाभी कॉल्टन हाउस पहुँचे तो देखा कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। बगल के कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि पुलिस स्नेहलता को जेल लेकर चली गई है। पट्टाभी के होश उड़ गए। जेल, वो भी इमरजेंसी के दौरान। मगर स्नेहलता का जुर्म क्या है? पट्टाभी ने बहुत कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि पुलिस ने स्नेहलता रेड्डी को बड़ौदा डायनामाइट केस में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता पार्लियामेंट हाउस, कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की कई मेजर बिल्डिंग्स को बम से उड़ाने की साजिश रच रही थी। साथ ही मीसा भी लगा दिया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वही कानून था जिसके तहत इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर ये सब तो दिखावे की ऊपरी बातें थी। असल की अंदरूनी बातें तो ये थी कि इंदिरा स्नेहलता के थ्रू जॉर्ज का पता लगाना चाहती थी। साथ ही जॉर्ज के साथ इतनी पक्की और गहरी दोस्ती की स्नेहलता को सजा भी देना चाहती थी। अब जेल के अंदर स्नेहलता की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। सलाखों के अंदर उन पर ऐसी ऐसी जुल्मों सितम की दास्तान लिखी गई जिसकी कभी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। सबसे पहले उन्हें एक बैरक में बंद कर दिया गया। ये बैरक इतना छोटा था कि इंसान के रहने के लिए भी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं था। हवा और उजाले के लिए एक छोटी सी लोहे की जाली लगी हुई थी और टॉयलेट के लिए बैरक में ही एक छोटा सा छेद बना हुआ था। स्नेहलता ने जेल के दिनों के दौरान अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को कागज के पन्नों में उतारा था, जिसे बाद में कर्नाटका ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अब प्रिजन डायरी के नाम से पब्लिश किया। अब प्रिजन डायरी में स्नेहलता लिखती हैं, एक ऐसी जगह जो एक इंसान के रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। हवा और उजाले की भीषण कमी थी। गंदगी, बदबू, मच्छर और भी तरह तरह के कीड़े मकोड़ों की भारी तादाद थी और बगल में अपना ही मलमूत्र था। ऐसी जगह पर रहकर उन्हें हर पल साक्षात नरक का अनुभव हो रहा था। मसला यही खत्म नहीं हुआ। अब प्रिजन डायरी में स्नेहलता लिखती है कि जेल में एक टॉर्चर रूम था। उस टॉर्चर रूम में उन्हें ले जाया जाता और फिर उनसे उनके कपड़े उतारने को कहा जाता। वो मना करती तो जबरदस्ती खींच कर कपड़े फाड़ डाले जाते। उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता और फिर बुरी तरह से पीटा जाता। वही खाने की क्वालिटी बेहद खराब, इतनी ज्यादा कि आखिरकार स्नेहलता हंगर स्ट्राइक पर बैठ गई ताकि खाने की क्वालिटी सुधर जाए। पहले तो उनकी स्ट्राइक तुड़वाने की बहुत कोशिश हुई, फिर थोड़ा सा सुधार कर दिया गया। स्नेहलता जेल में रहने के दौरान इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर तो झेल ही रही थी, साथ ही उनकी हेल्थ भी बहुत खराब होने लगी थी। दरअसल स्नेहलता बचपन से ही अस्थमैटिक थी और जेल में वे इतने खराब माहौल में रहती थी, इतना टॉर्चर सहती थी। इस वजह से उन्हें हर दिन, यहाँ तक कि हर 4 से 6 घंटे में अस्थमैटिक अटैक्स आने लगे। उनकी सांस फूलने लगती, वे तड़पने लगती। मगर जेल के अधिकारी इतने निर्दयी थे कि इलाज भी नहीं करवाते थे।
इधर स्नेहलता की बेटी नंदना बताती है कि उनका पूरा परिवार बेहद परेशान था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि स्नेहलता के साथ जेल में क्या हो रहा है। ऐसे में अचानक एक शाम तकरीबन 7:30 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। नंदना ने तुरंत फोन उठाया तो सामने से एक आवाज आई। वो आवाज सुन नंदना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो स्नेहलता की आवाज थी। उन्होंने बड़ी भारी बुझी हुई सी धीमी आवाज में कहा, आखिर ये लोग मुझे हॉस्पिटल लाए हैं, मिलने के लिए आ सकती हो? नंदना तुरंत विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंची। वहां उन्होंने स्नेहलता को देखा। उन्हें देखते ही वे उनसे चिपट गई। नंदना ने उन्हें इतना कस के पकड़ रखा था मानो उनके कस के पकड़ लेने से अब वो दूर नहीं जाएंगी। मगर तब तक एक पुलिस वाला आया और बोला, वक्त खत्म, और नंदना को खींचकर स्नेहलता से अलग कर दिया गया। इसके बाद स्नेहलता को ढकेलते हुए ले जाकर पुलिस की वैन में बिठा दिया गया और फिर से बेंगलोर सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया गया। उन्हें जेल में रहते अब तक 8 महीने गुजर चुके थे। अब स्नेहलता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके फेफड़ों और आंतों में इन्फेक्शन भी हो गया था। वे दुबली होकर हड्डी का ढांचा जैसी हो गई थी। इतनी खराब हेल्थ के कारण आखिरकार मजबूरी में जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कुछ दिनों के लिए पेरोल पर छोड़ दिया। 15 जनवरी 1977 को स्नेहलता जेल से बाहर निकली, मगर इतना ज्यादा ट्रॉमा वो झेल चुकी थी और फिर से जेल में जाने और ये सब झेलने का उन्हें बहुत डर था। कहते हैं कि इसी कारण जेल से बाहर आने के महज 5 दिन के अंदर अंदर स्नेहलता को हार्ट अटैक आ गया। उनके अंदर जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और 20 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी की मौत हो गई। स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी आज एक जर्नलिस्ट है, साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। नंदना के मुताबिक आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वे अपनी मां के आखिरी लम्हों के बारे में सोचती हैं। कितना डर था उनकी आंखों में, कितना सहमा हुआ था उनका चेहरा। वहीं शरीर पर मौजूद निशान गवाह थे कि उनके साथ पिछले 8 महीनों के दौरान क्या क्या हुआ। नंदना अपने आर्टिकल्स में एक बात हमेशा कहती हैं, उनकी मां अपनी मौत नहीं मरी, उनको मारा गया, उन्हें भारत सरकार ने मारा। नंदना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती है। स्नेहलता के साथ जो हुआ, इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्नेहलता रेड्डी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।